कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ये क्लास डेली सुबह 6 बजे आती है। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो इसकी टाइमिंग है सुबह 6 बजे है। इससे होता क्या है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो कम से कम एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको करने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं। और ये 25 क्वेश्चन डेली अगर आप करते हैं तो 30 दिन के अंदर ही अंदर आप कम से कम 750 क्वेश्चन कर पाएंगे। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर 750 क्वेश्चन विद इन मंथ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप यूपी लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसे बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे, चाहे फिर वो जेल वार्डन का हो, लेखपाल का हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी SSC का हो। क्लियर है ना? तो एक छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतांक शब्द छांटिए। कैसा शब्द छांटना है आपको? विपरीतांक, मतलब कि आपको विलोम शब्द छांटना है। कैसा शब्द? विलोम शब्द। अब देखिए अनुकूल का विलोम क्या होगा? देखिए विरुद्ध, तटस्थ, विपरीत या प्रतिकूल। तो इसका सही आंसर है प्रतिकूल। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है जो स्थितियां या जो भी चीज हमारे अनुकूल है, मतलब हमारे हिसाब से है, ये सही है। प्रतिकूल का मतलब होता है हमारे अगेंस्ट होना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है आगत शब्द का या आगत का विलोम क्या होगा? आगत का विलोम अनागत। कई बार बच्चे इसे एग्जाम में अनागत लगा कर सकते हैं, पर ये गलत हो जाएगा। तथागत कोई सेंस नहीं बनता। विगत, हाँ ये आंसर बिल्कुल सही है। आगत का विगत क्या होगा? आगत का विगत। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, झंडे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंडे का, देखिए ये तो आपको बिल्कुल आराम से पता चली गया होगा, क्या होगा? ध्वज होगा। सेतु से कोई लेना देना नहीं है, पताका से कोई लेना देना नहीं है, और विमान से भी कोई लेना देना नहीं है झंडे का। तो झंडे का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। देखते हैं, क्या मुकुल होता है? नहीं। तुषार? बिल्कुल नहीं। निकुंज? बिल्कुल नहीं। ये होता है प्रसून। क्या होता है? प्रसून। तो याद रखेंगे फूल का पर्यायवाची क्या है? प्रसून। प्रसून कह दो या फूल कह दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना, सुना है ना? तो प्रसून तुम्हें भेजा है खत में बोल सकते हो तुम लोग अगर मन करे तो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, अच्छा टॉपिक। पसंद आए क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अच्छा लगता है। निम्नलिखित में से क्या उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या उपसर्ग नहीं है? तो देखिए उपसर्ग आप समझते हैं क्या होता है। आइए पता कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग प्रत्यय 2 चीजें होती हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके मीनिंग को बदल देता है, और प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो देखिए जो इका है ये कभी भी शुरू में नहीं जुड़ सकता, ये हमेशा अंत में जुड़ता है, तो ये उपसर्ग नहीं हो सकता, बल्कि ये सब उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, चिरायु, ये सब काहे में जुड़ रहे हैं? शुरू में। पर ये एका जो वर्ड है, एका जो शब्द है ये लिखा हुआ, ये कभी भी शुरू में नहीं जुड़ सकता, ये हमेशा अंत में जुड़ेगा। अनामिका, है ना, इस प्रकार से। तो ये उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 को, अंधेरे नगरी का क्या अर्थ होता है? अंधेरे नगरी का अर्थ देखिए, राज्य विहीन स्थान, बिल्कुल नहीं। यह अंधेरा हो, जहां अंधेरा हो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई नहीं कि जहां अंधेरा हो उसे अंधेरी नगरी कहते हैं। अन्याय की जगह, बिल्कुल सही है, अन्याय की जगह। अंधेरी नगरी 6ठी या 7वीं क्लास में एक कहानी भी थी, अंधेरी नगरी चौपट राजा अट्टा सिर खाजी अट्टा सिर भाजा, इस प्रकार से कुछ स्लोगन भी था उसके अंदर। तो याद रखेंगे ये क्या है? अंधेरी नगरी, मतलब कि अन्याय ही हो रहा है हर जगह, चारों तरफ लूट खसोट मची हुई है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे? विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी को बोलने
वालों का कौन सा स्थान है, मतलब हिंदी कौन से स्थान पर ज़्यादा बोली जाती है? तो भाई ये बोली जाती है आपके 4th स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। क्लियर है? तो 7th का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताता है इस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है, मतलब इनमें से कौन सा एक देश है इसमें हिंदी बोली और लिखी जाती है? तो बहुत आराम से हमें पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अमेरिका नहीं हो सकता, बचे 2 पाकिस्तान और मॉरिशियस। कई बार बच्चे हैं पाकिस्तान को हिट कर देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि भारत से हटके या भारत के हिंदुस्तान के टुकड़े होकर या उसे पार्टीशन करने के बाद इसका निर्माण किया गया है, तो शायद वहाँ हिंदी बोली जाती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं बोली जाती, बट वहाँ उर्दू जवाब ज़्यादा बोली जाती है ना कि हिंदी। तो बचा एक ही देश, कौन सा? मॉरिशियस, और यही इसका सही आंसर है। मॉरिशियस में हिंदी बोली और लिखी जाती है। तो सही आंसर क्या है प्यारे बच्चों? इसका मॉरिशियस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है भरपेट किस समास का उदाहरण है? देखिए ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। तो अव्ययीभाव समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर ए, अव्ययीभाव समास। ये किसका एग्जाम्पल है? अव्ययीभाव का। कैसे पता चला? भर आया शुरू में, और मैंने भरपेट का एग्जाम्पल देते हुए बताया था ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है और ये पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है जो शीत प्रसन्न हो जाए, मतलब जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए, ठीक है ना, जो शीत प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों उसे ना तो प्रसन्ना कहेंगे, ना प्रसन्नचित कहेंगे, ना प्रसून कहेंगे, उसे कहेंगे आशुतोष। क्या कहेंगे? आशुतोष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखा है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, मतलब अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, मतलब पाप करा और फिर से स्वयं को क्या करा? दंड दे दिया आपने, तो क्या होगा? कैसे प्रताड़ना बोलेंगे? जी नहीं, प्रताड़ना तो वो होती है जो हम किसी को बंदी उंदी बनाकर उस पर हंटर फेरें, मतलब हाँ हंटर ही समझ लो, तो प्रताड़ना हो गया। पश्चाताप तो वो होता है कि जब हमने कोई गलती कर दी या हमें किसी चीज़ का पश्चाताप होता है अपनी लाइफ में, क्या वो मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लाइक दैट, ही होता है पश्चाताप। फिर आते हैं हार मान लेना। हार मान लेने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, तो बचा क्या? प्रायश्चित। क्या बचा? प्रायश्चित। कहते हैं ना कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्रायश्चित करना चाहता हूँ मतलब कि खुद को दंड देना चाहता हूँ। क्लियर है ना? तो यह तो है आपका प्रायश्चित। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें बताता है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन, जो विकार या फिर परिवर्तन होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? क्या वो अव्यय होता है? बिल्कुल नहीं। समास होता है? बिल्कुल नहीं। प्रत्यय तो अभी बताया कि किसी भी शब्दांश के अर्थ में अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। बचा क्या? संधि। देखिए मैंने इसकी परिभाषा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कह देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है। लिखा है नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है या फूट फूट कर रोता है। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्म के लिए सिर धुनता है। क्या आंसर होगा? सिर धुनता है। बिल्कुल ही अच्छा आंसर है, ठीक है, ये सही मुहावरा है। सिर धुनता है मतलब कि खुद को ही सजा देता है। क्लियर है? आज चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। लिखा है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? देखिए पहली बार अभी तक की 5वीं नंबर की क्लास आ गई है और इसमें पहली बार हमारे सामने कोई रचनाकार पूछा गया है। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन थे? क्या केशवदास थे? बिल्कुल नहीं। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? बिल्कुल नहीं। क्या महादेवी वर्मा थे? नहीं। इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखेंगे कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 हमें बताता है पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन का सही मतलब कि पहला शब्द जो है आपका फीमेल है, दूसरा है मेल, मतलब कि पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है ना? तो
रानी राजा होता तो थोड़ा सा सही बनता। ठाकुराइन ठाकुर है, ठाकुर नहीं लिखा तो ये भी गलत है। कवित्री कवि गलत है। ये क्या है? सामग्री और सम्राट, ये बिल्कुल सही है। सामग्री और सम्राट। क्लियर है आपको आंसर? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमें बताता है गरीबों के लिए निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? गरीबों के लिए निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? क्या इसके अंदर करण कारक है? बिल्कुल नहीं। क्या इसके अंदर अपादान है? अपादान तो जब आता है ना तो कुछ अलग हो गया हो। कर्ता तब आता है कि कर्ता ने कर्म को, तो ने तो कहीं है ही नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही बाहर हैं। कर्ता ने करण को, तो को भी नहीं है, इसमें क्या बचा? के। तो और कौन सा बचा साथ में? संप्रदान। ठीक है ना, के लिए क्या बचा? संप्रदान कारक बचा। तो 16 का आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चल जाते हैं, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब समझो टेम्परेरी जो मन के अंदर फीलिंग्स आती हैं कि एक दो भाव आया यार सो जाए ऐसा करके जो भाव आते हैं हमारे मन में, वो आए और चले गए। उन भावों को, ये बात हो रही है कि उन भावों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है भैया संचारी भाव। याद रखेंगे क्या कहा जाता है? संचारी भाव। ये अभी आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे क्या कहा जाएगा? संचारी भाव। जो मन में आए और चले गए क्या कहलाए वो आपके लिए? संचारी भाव कहलाते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से, बारीकी से चीज़ों को याद रखना सीखेंगे, तभी प्रैक्टिस सेट का पूरा फायदा मिलेगा। और कैसा लग रही है आपको ये क्लास जरूर बताएं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बताया है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है। क्या वो द्विगु समास है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि द्विगु समास में तो पहला अंक संख्यावाचक होता है। कर्मधारय है? बिल्कुल नहीं। द्वंद्व है? बिल्कुल नहीं, द्वंद्व में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बचा कौन सा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसके कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 हमें बताता है, देखते हैं क्या। मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताइए। क्या मक्खी का मक्षी का होगा? बिल्कुल नहीं। मच्छी नहीं। माछी माछी नहीं। तो क्या बचा? मक्षिका। क्या बचा? मक्षिका। ये होगा इसका सही। मक्खी का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्या है 20 में। 20 क्वेश्चन, पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। पारा न उतरना मतलब कि कोई व्यक्ति गुस्सा है और वो शांत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अशांत होना। मतलब एक व्यक्ति को गुस्सा आ गया, अब तो भैया गुस्सा ही गुस्सा चल रहा है। जैसे पापा को गुस्सा आ जाए तो दिन भर डांटते रहेंगे आप लोगों को, जिसके भी आता हुआ से, है ना। तो क्या होगा? पारा उतर ही नहीं रहा, मतलब कि लगातार गुस्सा बना रहना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण। अब देखो कई दर्शक गण, क्या कई मतलब कई हैं, मतलब गिना नहीं गया है, तो अनिश्चित संख्यावाचक जिन्हें गिन लिया जाता तो लिखा होता 20 दर्शक गण तो निश्चित हो जाता, पर यह है कई, और कई कैसे हैं? अनिश्चित हैं, तो निश्चित वाला तो बिल्कुल ही गलत है। और देखिए लिखा अनिश्चित परिमाण, और परिमाण तो उसे कहते हैं ना जिसमें कुछ चीज़ तोली जाती है, जिसका कोई ऐसी संख्या हो, पर यहाँ कैसी है? काउंटेबल संख्या, तो इससे तो बिल्कुल हटा ही दो। क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लिखा है राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? लिखा है राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? तो बेहद आसान संज्ञा का क्वेश्चन है, बताया था मैंने आपको। तो राज्यपाल है भैया जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। मैं फिर से बता दूं, प्रैक्टिस सेट का फायदा तभी लगता है जब जिस क्वेश्चन में या जो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए और हमें वो ना आता हो। एक तो तुक्के से मतलब बाय चांस गलत हो गया, पता चला वो टॉपिक ही हमें अच्छे से नहीं आता, ये फिर भी गलत हो रहा है, तो फायदा तब मिलेगा जब आप उसे टॉपिक को वापस किताब खोलकर नोट्स खोलकर पढ़ते हैं। ठीक है ना, और अगली बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत ना हो, तब प्रैक्टिस सेट्स के फायदा लगता है, अन्यथा कोई फायदा प्रैक्टिस सेट का नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछता है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या? ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है ना, यहाँ केवल इतना लिखा है हाथ कंगन को आरसी क्या। तो आइए देखते हैं, कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है? बिल्कुल नहीं।
सुंदर व्यक्ति को कंगन की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सही। ठीक है ना। हाथ के कंगन को आईने में देखना, हो बड़ा ही बेहुदा दे दिया तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्लियर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में लिखा है प्यारे बच्चों, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं। देखिए लिखा है छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लय और गय वर्णों को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद ही आप में से किसी को अभी तक इसका आंसर पता हो। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं, लय और गय वर्णों को। किसे कहते हैं, लय और गय वर्णों को ये कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, और आखिरी क्वेश्चन है आज का। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो देखो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे एक सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग में आता है या नहीं। तो ऋतु बदल गई, ऋतु आ गई, मतलब कि ऋतु मौसम। हंस उड़ गया, पंडित आ गया, आचार्य आ गए, तो जब आचार्य आ गए, तो ये सब कैसे हैं, पुल्लिंग है। बचा कौन सा आपका, ऋतु। ऋतु आ गई, ऋतु चली गई, ये इस प्रकार से है। तो ऑप्शन नंबर ए सुटेबल है। तो ये थी आज की आपकी 25 क्वेश्चन की क्लास। आई होप सो आपको क्लास बिल्कुल अच्छे से पसंद आई हो, समझ में आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय।